हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था एटॉमिक मास, ठीक है। और एटॉमिक मास में हमने देखा था हर एक एटम का मास स्टैंडर्ड से कंपेयर करके निकालना, ठीक है। जहाँ पे हमने निकाला था 1 mu, जिसको हमने बाद में बोला इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनिफाइड मास, है ना, एटॉमिक मास यूनिट को, जिसकी वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हमने इसको कहाँ से कंपेयर किया था? स्टैंडर्ड किसको माना है? C12 को, है ना। और इसके 1/12 पार्ट का ही मास कितना आता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और कार्बन एटम, अगर जो 1C एटम, C12 एटम का बात करें हम लोग, तो इसका मास आता है कितना? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, एक C12 एटम का मास है। और अगर जो एक C12 का रिलेटिव एटॉमिक मास बोले C12 एटम का, तो वो कितना आता है? 12 mu, है ना। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो, इस पर क्वेश्चन कभी बार पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे पास 12 mu है, तो हमारे पास दिया हुआ है सपोज 36 mu दिया हुआ है मास, रिलेटिव मास, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ RM, रिलेटिव मास ऑफ C12 एटम। तो पूछते अगर जो आपसे नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? सिंपल है, 12 में कितना है? एक, तो 36 में कितना हो जाएगा? 3, है ना, 3 एटम। ये तो कैलकुलेट करना आता ही होगा आपको। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग मास दे सकते हो। जैसे हीलियम है सपोज, तो हीलियम के लिए मास दिया हुआ है आपको सपोज 16 mu, और या फिर 16 u लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? हीलियम का कितना होता है? 4u या mu, है ना। तो एक एटम का मास 4 है, तो 16 का कितना हो जाएगा बताओ? 4u में ऐसा भी लिख सकते हो आपको, अगर जो लिखना है तो ऐसा पूरा लिखना लैंग्वेज। और 16 में कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 16, तो ये क्या आ जाएगा? 4 एटम। अब देखो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये जो है ग्राम वाला वो क्या है? एक्चुअल मास। तो अगर जो हमें एक्चुअल मास लिखना है, एक्चुअल मास, तो क्या करेंगे हम लोग? वी विल कन्वर्ट mu किस में कर देंगे? हम लोग ग्राम में कर देंगे, ठीक है। कन्वर्ट mu और u इंटू ग्राम। ओके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल मास। और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए mu या u की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट अभी बताया मैंने, बताओ। हाँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो, कई जगहों पे हम आपको क्या मिलेगा कि 1.66 ना यूज करके 1.67 यूज करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके, हमने पढ़ा था मास ऑफ एटम क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ओके, क्लियर होगा आई थिंक ये। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्चुअली किसके टाइप हो गया? न्यूमेरिकल्स हो गए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था एक आइसोटॉप के बारे में, याद है? डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी जब पढ़ रहा था, या आपको पहले से भी पता होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मासेस। ओके, जैसे कार्बन ही ले लें, तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हमें पता है। एक तो C12 होता है, दूसरा C13 और C14। ये सब क्या है? इसके मास नंबर है। ओके, तो आप जब भी कार्बन पिकअप करोगे, या जैसे मान लो एक कार्बन का एक क्या है, कोल है, ठीक है। ये क्या है? सपोज कोल है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे C12 होंगे, ठीक है। ये आइसोटॉप्स क्या होता है? एक ही साथ किसी मटेरियल में एक ही जगह पे रहते हैं। यानी इसी कोल के अंदर, ये जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हो आप इसको, इसी के अंदर क्या होगा? C12 भी होगा, C13 भी होगा और C14 भी होगा। तो अब इसका मास या एटॉमिक मास हम लिखना चाहें, या इस एलिमेंट का मास लिखना चाहें, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा? हर एक मास को कंसीडर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल मास हम नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखना, आइसोटॉप्स क्या होंगे? अलग अलग नहीं मिलते। हम इसको आइसोलेट भले कर सकते हैं या इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पर ये हमेशा अलग अलग नहीं मिलते हैं। हमेशा क्या मिलेंगे? एक साथ, एक ही जगह पे, एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के अंदर सब। ओके, तो अब इस केस में हम क्या निकालेंगे? एवरेज। ऑब्वियस है, जब एक हमें कंपेयर करना है तो क्या करते हैं हम लोग? एवरेज निकालते हैं। जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास का, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रिजल्ट कंपेयर करना है, तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज। ओके, एवरेज निकालेंगे तो C12, C13, C14 हर एक का कंट्रीब्यूशन लेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे बताओ? सभी का हमें पता होना चाहिए अमाउंट कितना प्रेजेंट है। तो ये आपको
दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर जो आपको बनाने के लिए पूछेगा तो इसका परसेंटेज दिया रहेगा आपको, ठीक है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ओके, जैसे इसी कार्बन की बात कर ले, ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे C12 हो गया, C13, C14, ठीक है। परसेंटेज एबंडेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। परसेंटेज एबंडेंस कहने का मतलब है कितने अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने 1 ग्राम लिया तो उसमें कितना परसेंटेज रहेगा C12 का, C13 का और C14 का, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 98.8% होता है, ठीक है, C12 का। ओके, समझ में आता होगा परसेंटेज तो आपको। और C13 की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट ऐसा बोल सकते हो 1%, ठीक है। और C12 की बात करें तो ये होता है 1 × 10⁻⁻12%, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। और इसका मास नंबर आपको पता ही है। ओके, तो अगर इस केस में हमें पता करना है, अदरवाइज डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, तो आप उस पर मत जाना। हम बस सीख रहे हैं कैसे निकालना है हमें एटॉमिक मास एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, मास नंबर, या जो भी उसका मास होगा है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास नंबर इनटू परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है। और सबको क्या कर देंगे, सम। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, बताओ, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे अगर जो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C12 निकालें, मतलब कार्बन निकालें, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, देखो मास नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो मास नंबर क्या है 12, इसका परसेंटेज कितना है 98.8%, ठीक है, प्लस 13 का, तो 13 × 1.1, ओके। और अगर जो हम लोग मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट वाला प्लस 14 का कितना है 10⁻⁻2 लिख रहा हूँ, सीधा 12 लिख रहा हूँ, है ना, परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज को भूलना नहीं। तो परसेंटेज को जब हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो हर एक के डिवाइड में क्या आ जाएगा 98.8/100 और प्लस 13 × 1.1/100 प्लस 14 × 10⁻⁻12/100, ठीक है। तो अब ये दो तरीके हैं, देखो जब भी परसेंटेज दिया होगा, या तो आप क्या करो, देखो दोनों तरीके बता रहा हूँ, या तो आप क्या करो सभी को सिर्फ परसेंटेज लिख दो और क्या करो 100 से डिवाइड कर दो, जैसे 12 × 98.8 प्लस 13 × 1.1 प्लस 14 × 10⁻⁻12 अपॉन में 100 कर दो। या आप इसको क्या करो डेसिमल में कर दो, 100 से डिवाइड करोगे परसेंटेज को तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो 12 × 0.988 लिख लो, ठीक है, और साथ में प्लस कर लो दूसरा वाला 13 × 0.011, है ना, फ्रैक्शन में बस कन्वर्ट कर दिया है, और एक और प्लस कर लो तीसरा वाला 14 × इसका 10⁻⁻14 को अगर जो 100 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, ओके। और सभी को क्या कर दो ऐड, सिंपल। तो दोनों जगह से रिजल्ट क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, 12 AMU बोल लो या 12 U बोल लो, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो जो आपको आसान लगे क्वेश्चन में उसको सोल्व करो, ठीक है, या तो आप परसेंटेज डिवाइड बाई 100 से कर लो या फ्रैक्शन से कर लो, क्लियर है, आंसर क्या आएगा सेम, आसान है ना। तो बस एक क्वेश्चन अब आप करके बताओ यहाँ पे, जैसे सपोज हमारे पास क्लोरीन है, एक 35 वाला होता है क्लोरीन और दूसरा क्या होता है 37 वाला। तो इसका अगर जो परसेंटेज एबंडेंस बताएं हम लोग, तो सपोज ये 73% है, तो ये कितना हो जाएगा 27%। तो आपको बताना है एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ आंसर, है ना, आप अपने नोटबुक में कैलकुलेट करो। जब भी आप पढ़ो तो हमेशा क्या करो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो तो एक नोट्स लेके जरूर बैठो। नोट्स लेके बैठने से क्या होगा, आपको पढ़ाई में ज़्यादा आसान होगा। जैसे भी क्वेश्चन बनाया तो आप आसानी से बनाओगे। आप
मन में हर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और नोट्स ज़रूर बनाना, फ्यूचर में काम आएंगे, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते ना, टाइम टेकिंग होगा। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 35.5 के आसपास। करना क्या है, सिंपल है, 35 इंटू 73 और प्लस 37 इंटू 27 और वाई में क्या कर दो 100। ओके, तो बस इसको डिवाइड करके चेक करना, तो 35.56 आ रहा है या 35.6 आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 35.56 के आसपास कुछ आता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 35 इंटू 73, ये आ जाएगा 35 दूनी 35 दिया 105 और 105 210 245 है ना, तो ऐसा कुछ। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 37 इंटू 27 37 इंटू 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 99 आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, इसको ऐड करोगे और किससे कर दोगे, 100 से डिवाइड। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 35.5 का आएगा। ठीक है, तो ये आपको बस समझना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको हो सकता है बेरिलियम का दिया रहे। ठीक है, तो बेरिलियम का दो है, एक तो आइसोटॉप होता है 11 और एक होता है क्या 10। तो एक 80% होता है और एक 20% होता है, उसका भी आप निकाल के देखना कैलकुलेट करके एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल सा एकदम, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूल का मास, जैसा नाम है वैसा ही डिफाइन भी है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सम ऑफ masses of all atoms present in a molecule। ठीक है, यही क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सा एकदम। तो अगर जो हम लोग बात करें, जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज H2O ही ले लेते हैं, तो H2O में देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है 1U प्लस ऑक्सीजन का मास तो 16U। ठीक है, तो कितना आ गया 18U। ठीक है, ये क्या आया, रिलेटिव मास, किसके रिलेटिव, C12 के, ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली अगर जो और कुछ मॉलिक्यूल ले लो, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, तो फिर से 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास 1U, क्लियर है, प्लस सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है 32U। मैंने एक वीडियो बनाया है 1 से 20 के लिए, कैसे याद रख सकते हो आप, तो उसको जरूर देखना आप। अगेन 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 4 इंटू 16U कर देंगे। ओके, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 98U। यही क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्लियर है, आसान है ना मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब अगेन ध्यान रखना, ये भी क्या है, रिलेटिव। और एक और याद रखना, ये जितने भी पढ़ रहे हो सभी क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है ये सभी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर हमने पूछे, ये तो रिलेटिव निकाला, एक्चुअल मास पूछे तो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जैसा हमने एटॉमिक मास में किया था वैसा ही क्या करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में, U को रिप्लेस कर देंगे किससे, बताओ 1.66 से। तो एक्चुअल मास ऑफ सपोज हमें निकालना है H2O, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। सिमिलरली अगर जो एक्चुअल मास ऑफ H2SO4 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी ग्राम में क्या होता है, मास जो हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअल मास होता है, जो यू लिखते हैं यूनिफाइड मास होता है। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। जैसे CH4 है तो CH4 का क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 1U, है ना, ये भी U है, तो कितना आ जाएगा 16U। इसको आप एक्चुअल मास में बताओ। क्लियर है, आसान है ना मॉलिक्यूलर मास, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसमें सभी मॉलिक्यूल्स जितने भी एटम्स हैं उसमें सभी का सम कर दो। अच्छा, एक चीज़ और इस यहीं पे देख लेते हैं, क्या एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और कुछ नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रामाणिकता बोलते हैं। तो अगर जो हमसे पूछे तो ये आसानी से निकाल लोगे, काउंट कर लो और बता दो, और क्या।
है ना, कुछ तो है नहीं इसमें बताने लायक। जैसे अगर जो एक एटम हुआ सिंगल एटम तो इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक और वैसे ही पॉली एटॉमिक। ठीक है, 3 के बाद क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉली एटॉमिक। तो इसको लिख लेना, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना और कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉर्मूला मास। क्या है, फॉर्मूला मास। देखो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, मॉलिक्यूलर मास, और ये है फॉर्मूला मास। तो जनरली जब सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसा, सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, डिस्क्रीट कहने का मतलब H2SO4 का जैसे हमने पढ़ा, तो ये अलग अलग एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, या फिर जैसे H2O पढ़ा तो H2O अलग अलग नहीं होगा। या सिंपल सबसे अच्छा एग्जांपल है NaCl समझने के लिए। जो NaCl है, जो खास करके आयनिक सॉलिड्स जो हैं, वो क्या होता है, एक NaCl ऐसा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या होता है, एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो समझ लो यहाँ पे, मान लो मैंने ये जो ग्रीन ग्रीन से बना रहा हूँ, ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन। तो इनके बीच बीच में क्या होगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्लस्टर क्या होगा, चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है, और ये 6 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं ना। यानी ये 6 वो क्या होंगे, आपको 3D में दिखेंगे कुछ इस टाइप से, एक क्यूब के जैसा। ठीक है, ऐसा क्यूब के जैसा ये हमेशा क्या होगा, एक यूनिट बनता है। और इस यूनिट में क्या होता है, 6 क्लोरीन और 6 सोडियम अटैच होता है ना। यहाँ पे फेस पे हर एक जगह पे ऐसा, और चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे सोडियम। ठीक है, इसके चारों तरफ सोडियम भरा होगा। तो अब एक क्लस्टर हो गया है ना। यानी कि बेसिकली अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे 6 सोडियम और 6 क्लोराइड एक साथ रहते हैं। तो अगर जो फार्मूला लिखने जाएं हम लोग, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने जाएं, तो क्या बन जाएगा, Na6Cl6। यानी इसका मतलब क्या है, 6, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो होते हैं, या जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, निगेटिव आयन या निगेटिव चार्ज को सराउंड करता है, या उल्टा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा, Na+, जो कि कितना होता है, 6, और क्लोरीन क्या है, निगेटिव आयन, ये भी कितना होता है, 6। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, Na6Cl6 की जगह NaCl। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मूला मास। एक्चुअल नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, क्या है, फॉर्मूला, उसका एक यूनिट के जैसा लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बस यही समझना था आपको कि NaCl अगर जो लिखा हुआ है, या आयनिक सॉलिड्स जो लिखे हुए हैं, या सॉलिड्स लिखे हैं, तो एक्चुअली वो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला, ना कि वो क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर नहीं लिखा हुआ है। ओके, बस यही ध्यान रखना है आपको, तो और कुछ है नहीं। अब जैसे फॉर्मूला मास हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम करेंगे, सभी के एटम्स का मास का सम कर देंगे। मास ऑफ, सम करना है और कुछ नहीं। ओके, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम, और कुछ नहीं। तो जैसे अगर जो यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, सोडियम वाले केस में, तो NaCl का, NaCl आपको नहीं लिखा मिलेगा। अगर जो पूछना भी चाहेगा तो वह क्या लिखेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए आपने जो पीछे वैलेंसी वाला 10th क्लास में पढ़ा हुआ ना, उसको याद रखना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl हो गया। तो मास क्या हो जाएगा, 23U प्लस 35.5U, ऐड कर दोगे 58.8 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर जो हमसे बोला गया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका आप आंसर बताओगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, हाँ सही बोल रहा हूँ, MgCl2। ठीक है, तो MgCl2 का आप निकालो। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो। ओके, इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो।
क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग। आज हमने पढ़ लिया क्या? फार्मूला मास पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया और एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया, है ना? आसान। एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ा? क्योंकि आइटम क्या होते हैं? आइटम आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोलर मास और मोल कंसेप्ट, जो कि हमारा चांस सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।